और चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के खास कार्यक्रम में। स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, बाढ़ और बारिश की इस तबाही के बीच जम्मू कश्मीर ने दो बहुत खास उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब आप उन उपलब्धियों के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए ये नजारा वाकई देखने लायक था। साथियों, दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्य प्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा। जम्मू कश्मीर की सरकार और वहां की जनता की आत्मीयता और मेहमान नवाजी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, इस आयोजन से जुड़े अनुभव को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने सोचा है कि ऐसे दो खिलाड़ियों से भी बात करूं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उनमें से एक है ओडिशा की रश्मिता साहू और दूसरे हैं श्रीनगर के मोहसिन अली। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। रश्मिता जी, नमस्ते। नमस्ते सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। रश्मिता जी, सबसे पहले तो आपको खेल जगत में सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। रश्मिता, हमारे श्रोता आपके बारे में और आपकी खेल यात्रा के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ, बताइए। सर, मैं रश्मिता साहू हूँ, उड़ीसा से। और मैं कैनोइंग प्लेयर हूँ। मैं 2017 से कोर्स ज्वाइन किया था, कैनोइंग शुरू किया था। और मैं नेशनल लेवल में नेशनल चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया हूँ। मेरा 41 मेडल्स है, 13 गोल्ड, 14 सिल्वर और 14 ब्रॉन्ज मेडल सर। इस खेल की रुचि कैसे बनी? सबसे पहले किसने आपको इस तरफ प्रेरित किया? आपके परिवार में खेल का वातावरण है क्या? नहीं सर, मैं जिस गांव से आती हूँ उसमें खेल का कोई ये नहीं था। तो इधर नदी में बोटिंग हो रहा था, तो ऐसे स्विमिंग के लिए गया था। तो ऐसे मैं और मेरा दोस्त लोग ऐसे स्विमिंग कर रहा था, तो एक बोट गया है कैनोइंग काइकिंग का। तो मेरे को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैंने मेरा दोस्त को पूछा ये क्या है। तो दोस्त ने बताया कि उधर जगतपुर में साई स्पोर्ट्स सेंटर है, उसमें खेल का होता है, उसमें मैं भी जाने वाली हूँ। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा।
तो ये क्या है मुझे पता भी नहीं था। ये तो पानी में बच्चे लोग कैसे करते हैं, बोटिंग करते हैं। मैं वो उसको बोला कि मुझे भी जाना है, कैसे कैसे जाना है मुझे भी बताओ। तो उधर जाके बात करो बोला है। फिर मैं तुरंत घर में जाके पापा मेरे को जाना है, पापा मेरे को जाना है। फिर पापा लोग ठीक है लेके आया। उस टाइम ट्रायल तो नहीं था। फिर कोच लोग ने बोला कि ये ट्रायल फरवरी में होता है, फरवरी मार्च में, आप उस टाइम ट्रायल के टाइम में आ जाओ। फिर मैं ट्रायल के टाइम में आया। अच्छा रश्मिता, कश्मीर में हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में आपका स्वयं का अनुभव कैसा रहा? पहली बार कश्मीर गई थी? हाँ सर, मैं पहली बार कश्मीर गई थी। हम लोग को उधर फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया गया था। उसमें मेरा 2 इवेंट था, सिंगल 200 मीटर और 500 मीटर डबल में। और मैं दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया हूँ सर। अरे वाह, दोनों में ले आई हो। यस सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा रश्मिता, वाटर स्पोर्ट्स के अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं? सर वाटर स्पोर्ट्स के अलावा सर मेरे को रनिंग बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं छुट्टी में जाती हूँ तब मैं रनिंग के लिए जाती हूँ। मेरा जो पुराना फील्ड है उधर मैं पहले थोड़ा सा फुटबॉल खेलना सीखी थी, तो उधर जब भी जाती थी मैं बहुत रनिंग करती हूँ। और मैं फुटबॉल भी खेलती हूँ सर, थोड़ा बहुत। मतलब खेल आपके रगों में है। हाँ सर, मैं जब फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक जब स्कूल में था तो मैं जो भी पार्टिसिपेट करता था उसमें सब में फर्स्ट होता था, चैंपियन होता था सर। रश्मिता, जो लोग आपकी तरह खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर उनको कोई संदेश देना है तो आप क्या दोगी? सर बहुत सारे बच्चे, उनको घर से निकलना भी मना होता है। और लड़की हो बाहर में कैसे जाओगे। और किसी किसी का पैसा का दिक्कत की वजह से वो लोग खेल छोड़ रहे हैं। और ये जो खेलो इंडिया का स्कीम हो रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों को पैसा का भी मदद मिलता है और बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे हेल्प मिल रहा है। उसके वजह से बहुत सारे बच्चे आगे जा पा रहे हैं। और मैं बोलूँगी सबसे कि खेल को छोड़ो मत, खेल से बहुत आगे जा सकते हैं। तो खेल तो एक खेल है लेकिन उसमें शरीर का हर अंश स्वस्थ भी रहता है। और खेल को आगे लेके इंडिया को मेडल दिलवाना हमारा कर्तव्य है सर। चलिए रश्मिता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। और आपके पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाइयों के बीच भी एक बेटी को आगे बढ़ने के लिए इतना प्रोत्साहन दिया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। मोहसिन अली, नमस्ते। नमस्ते सर। मोहसिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मोहसिन, आपने पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स इसका फेस्टिवल और उसमें भी सबसे पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले आपको कैसा लगा? सर बहुत ही खुश हूँ मैं। मैंने गोल्ड मेडल जीता है खेलो इंडिया में, जो पहली बार हुआ है यहाँ पर कश्मीर में। लोगों में क्या चर्चा है? बहुत ही चर्चा है सर। पूरी फैमिली खुश है अभी। आपके स्कूल वाले? स्कूल वाले भी सब खुश है। कश्मीर में सब बोलते हैं आप गोल्ड मेडलिस्ट हो। तो आप तो बड़े सेलिब्रिटी बन गए। यस सर। अच्छा, वाटर स्पोर्ट्स की रुचि कैसे बनी और उसके फायदे क्या नजर आ रहे हैं आप? पहले बचपन में मैंने देखा वो बोट चलती हुई वहाँ पर डल लेक में। पापा ने बोला आप करोगे? मैं हाँ मुझे भी शौक है। मैं भी फिर गया वहाँ पर सेंटर में मैडम के पास। फिर मैम ने मुझे सिखाया, बिल्किस मैम ने। अच्छा मोहसिन, पूरे देश के लोग आए थे, पहली बार वाटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम हुआ और वो भी श्रीनगर में हुआ, वो भी डल झील में हुआ। ये इतने सारे देश के लोग आए, तो वहाँ के लोगों को क्या फील होता था? बहुत ही खुशी है सर। सब बोल रहे अच्छी जगह है, पूरा अच्छा है यहाँ पर, फैसिलिटी सब कुछ अच्छी है। सब यहाँ पर सब कुछ अच्छा रहा खेलो इंडिया में। तो आप कहीं खेलने के लिए कश्मीर के बाहर गए हैं कभी? इससे मैं भोपाल गया हूँ, गोवा गया हूँ, केरला गया हूँ, हिमाचल गया हूँ। अच्छा, फिर आप तो पूरा हिंदुस्तान देख लिए है। यस सर। अच्छा, ये इतने सारे खिलाड़ी वहाँ आए थे, यस सर। तो नए दोस्त बनाए कि नहीं बनाए? सर बहुत दोस्त बना दिए। एक साथ भी घूमे हम यहाँ पर, डल लेक में, लाल चौक में, पूरे जगह घूमे हम सर। पहलगाम भी गए थे। यस सर, पूरी जगह। देखिए, मैंने तो देखा है कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स टैलेंट बड़ा गजब का है जी। यस सर। हमारे जो जम्मू कश्मीर के नौजवान है, वो देश का नाम रोशन करे, इतना सामर्थ्य है उनके अंदर और आपने करके दिखाया है। सर मेरा ड्रीम है ओलंपिक में मेडल जीतना, वही ड्रीम है। वाह, शाबाश। वही ड्रीम है सर।
देखिए, आपसे सुन करके ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। सर अभी वही ड्रीम है मेरा, ओलंपिक में मेडल जीतना, देश के लिए नेशनल एंथम बजाना, बस वही ड्रीम है मेरा। मेरे देश का एक मजदूर परिवार का बेटा इतने बड़े सपने देखता है, मतलब ये देश बहुत आगे बढ़ने वाला है। सर बहुत आगे बढ़ने वाला है। हम शुक्रगुजार हैं इंडिया गवर्नमेंट का, जिनने इतना यहाँ पर खेलो इंडिया के यहाँ पर पहली बार हुआ है सर। तभी तो तुम्हारा स्कूल में भी जय जयकार चलता होगा। यस सर। चलिए मोहसिन, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी तरफ से आपके पिताजी को विशेष रूप से मेरा धन्यवाद करना, क्योंकि उन्होंने मजदूरी की जिंदगी जी करके भी आपकी जिंदगी बनाई है, और आपने अपने पिताजी के शब्दों पर बिल्कुल आराम किए बिना 10 साल तक तपस्या की है। ये खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा होती है, और आपके कोच को भी मैं बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने आपके पीछे इतनी मेहनत की। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भैया। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जय हिंद। साथियों, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना देश की एकता, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और निश्चित तौर पर खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। और इसलिए ही तो मैं कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। हमारा देश भी जितनी टूर्नामेंट खेलेगा उतना खिलेगा। आप दोनों खिलाड़ियों को, आपके साथियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने यूपीएससी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये संस्था देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी लेती है। हम सब ने सिविल सर्विसेज के टॉपर्स की प्रेरणादायी बातें अनेक बार सुनी है। ये नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद अपनी मेहनत से इस सर्विस में जगह पाते हैं। लेकिन साथियों, यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं। उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग-अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग सर्विस में जाना चाहता था, कोई मेडिकल सर्विसेज के हर पड़ाव को पार कर चुका था, लेकिन फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब प्रतिभा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। साथियों, इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है, और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ है। भारत में छिपी संभावनाओं पर दुनिया भर की नजर है। इसी से जुड़ा एक सुखद अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आपको पता है कि आजकल पॉडकास्ट का बहुत फैशन है। विभिन्न विषयों से जुड़े पॉडकास्ट को भांति-भांति के लोग देखते और सुनते हैं। बीते दिनों मैं भी कुछ पॉडकास्ट में शामिल हुआ था। ऐसा ही एक पॉडकास्ट दुनिया के बहुत फेमस पॉडकास्टर लैक्स फ्रीडमैन के साथ हुआ था। उस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई और दुनिया भर के लोगों ने उसे सुना भी। और जब पॉडकास्ट पर बात हो रही तो बातों बातों में ऐसे ही मैंने एक विषय उठाया था। जर्मनी के एक खिलाड़ी ने
उस पॉडकास्ट को सुना और उसका ध्यान मैंने उसमें जो बात बताई थी उस पर केंद्रित हो गया। उन्होंने उस टॉपिक से इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की और फिर जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत से जुड़ना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने पॉडकास्ट में ऐसा कैसा विषय कह दिया जो जर्मनी के खिलाड़ी को प्रेरित कर गया। ये कौन सा विषय था? मैं आपको याद कराता हूँ। मैंने पॉडकास्ट में बातों बातों में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़ा एक गांव का वर्णन किया था। दरअसल 2 साल पहले मैं शहडोल गया था, वहां के फुटबॉल प्लेयर से मिला था। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है। जल्द ही शहडोल के हमारे कुछ युवा साथी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जर्मनी जाएंगे। मुझे यह देखकर भी बहुत आनंद आता है कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। मैं फुटबॉल प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि जब समय मिले वे शहडोल जरूर जाएं और वहां हो रहे स्पोर्टिंग रिवॉल्यूशन को करीब से देखें। मेरे प्यारे देशवासियों, सूरत में रहने वाले जितेंद्र सिंह राठौड़ के बारे में जानकर आपको बहुत सुखद एहसास होगा, मन गर्व से भर जाएगा। जितेंद्र सिंह राठौड़ एक सिक्योरिटी गार्ड है और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत पहल की है जो हर देशभक्त के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। पिछले कुछ वर्षों से वो उन सभी जवानों के बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर किए हैं। आज उनके पास प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक शहीद हुए हजारों वीर जवानों के बारे में जानकारियां मौजूद है। उनके पास शहीदों की हजारों तस्वीरें भी हैं। एक बार एक शहीद के पिता की कही गई बातें उनके हृदय को छू गई। शहीद के पिता ने कहा था, बेटा गया तो क्या हुआ, वतन तो सलामत है ना। इस एक बात ने जितेंद्र सिंह जी के मन में देशभक्ति का एक अद्भुत जुनून भर दिया। आज वो कई शहीदों के परिवारों के संपर्क में है। उन्होंने करीब 2,500 शहीदों के माता पिता के चरणों की मिट्टी भी अपने पास लाकर रखी है। ये सशस्त्र बलों के प्रति उनके गहरे प्रेम और जुड़ाव का जीवंत उदाहरण है। जितेंद्र जी का जीवन हमें देशभक्ति की वास्तविक सीख देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल आपने देखा होगा अक्सर घर की छतों पर, बड़ी इमारतों पर, सरकारी दफ्तरों में सोलर पैनल चमकते हुए दिखाई देते हैं। लोग अब इसके महत्व को समझ रहे हैं और खुले मन से अपना रहे हैं। हमारे देश पर सूर्यदेव की इतनी कृपा है तो क्यों न उनकी दी हुई उस ऊर्जा का पूरा उपयोग करें। साथियों, सोलर पावर से किसानों की जिंदगी भी बदल रही है। वही खेत, वही मेहनत, वही किसान, लेकिन अब मेहनत का फल कहीं ज्यादा है। ये बदलाव आ रहा है सोलर पंप से और सोलर राइस मिल से।
आज देश के कई राज्यों में सैकड़ों सोलर राइस मिल लग चुकी है। इन सोलर राइस मिलों ने किसानों की आय के साथ ही उनके चेहरे की रौनक भी बढ़ा दी है। साथियों, बिहार की देवकी जी ने सोलर पंप से गांव की किस्मत बदल दी है। मुजफ्फरपुर के रतनपुरा गांव के रहने वाली देवकी जी को लोग अब प्यार से सोलर दीदी कहते हैं। देवकी जी, उनका जीवन आसान नहीं था। कम उम्र में शादी हो गई, छोटा सा खेत, 4 बच्चों की जिम्मेदारी और भविष्य की कोई साफ तस्वीर नहीं। लेकिन उनका हौसला कभी टूटा नहीं। वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और वहीं उन्हें सोलर पंप के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने सोलर पंप के लिए प्रयास शुरू किए और उसमें सफल भी रही। सोलर दीदी के सोलर पंप ने इसके बाद जैसे गांव की तस्वीर ही बदल दी। जहां पहले कुछ एकड़ में जमीन की सिंचाई हो पाती थी, अब सोलर दीदी के सोलर पंप से 40 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है। सोलर दीदी के इस अभियान में गांव के दूसरे किसान भी जुड़ गए हैं। उनकी फसलें हरी भरी होने लगी हैं, आमदनी बढ़ने लगी। साथियों, पहले देवकी जी की जिंदगी 4 दीवारी के भीतर सिमटी हुई थी, लेकिन आज वो पूरे आत्मविश्वास से अपना काम कर रही है। सोलर दीदी बनकर पैसे कमा रही है और सबसे दिलचस्प बात की, वो क्षेत्र के किसानों से यूपीआई के जरिए पेमेंट लेती है। अब पूरे गांव में उन्हें बहुत सम्मान से देखा जाता है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने दिखा दिया है कि सौर ऊर्जा सिर्फ बिजली का साधन नहीं है, बल्कि ये गांव-गांव में नई रोशनी लाने वाली एक नई शक्ति भी है। मेरे प्यारे देशवासियों, 15 सितंबर को भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन होता है। उस दिन को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। इंजीनियर सिर्फ मशीन नहीं बनाते, वे सपनों को हकीकत में बदल देने वाले कर्मयोगी होते हैं। मैं भारत के हर इंजीनियर की सराहना करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, सितंबर में ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा का पवित्र अवसर भी आने वाला है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है। ये दिन हमारे उन विश्वकर्मा बंधुओं को भी समर्पित है जो पारंपरिक शिल्प, कौशल और ज्ञान विज्ञान को अनवरत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सुतार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, बढ़ई मिस्त्री हमेशा से भारत की समृद्धि की बुनियाद रहे हैं। हमारे इन विश्वकर्मा बंधुओं की मदद के लिए ही सरकार ने विश्वकर्मा योजना भी चलाई है। साथियों, अब मैं आपको एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूं। तो ये जो मानपत्र में आपने लिखा है, ये स्टेटों के बारे में मैंने जो कुछ किया या हैदराबाद के बारे में हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया, ठीक है किया, लेकिन आप जानते हैं कि हैदराबाद का किस्सा इस तरह से हमने किया, उसमें कितनी मुसीबत थी। सब स्टेटों के साथ, सब प्रिंसेस के साथ हमने वायदा दिया था कि भाई कोई प्रिंस का, कोई राजा का हम अलग फैसला नहीं करेंगे, सबका एक हिसाब, जैसे सबका होता है ऐसा उनका भी। लेकिन उनके लिए हमने वहां तक अलग समझौता किया। साथियों, और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।